19 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हुआ ये कि कलकत्ता का सेशन हुआ दिसंबर 1928 में, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया गया था। इसमें यंगर एलिमेंट जो थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, और उन्होंने अपना एक ये सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया। जैसे कि जो डोमिनियन स्टेटस का जो गोल था, तो बहुत सारे जो यंग सेक्शन के लोग थे उनको लगता था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हम इसे अभी रिटेन करके रखेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें कंसेंसस मिला हुआ है। सो बेटर टू वी हैव टू स्टिक टू द डोमिनियन स्टेटस। उसके बाद से एक ग्रेस पीरियड रखा गया था कि 2 साल के भीतर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको अप्रूव करना होगा। लेकिन यंगर्स जो थे काफी उतावले थे, तो उनके प्रेशर में आके फिर इसको घटा के 1 साल तक के लिए किया गया। उसके बाद से बहुत सारे ये था कि अगर ये चीजें नहीं मानी जाएंगी, देन हम लोग मूवमेंट शुरू करेंगे, जिसे हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं। उसमें कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी देखें तो बहुत सारे एजिटेशन हो रहे थे। गांधी जी पूरी तरह से सब जगह गांव में ट्रैवल कर रहे थे 1929 के अराउंड में, और वहां पे लोगों को एजिटेट कर रहे थे। बारदोली एजिटेशन भी 1928 में चल रहा था, तो उसके बेसिस पे भी गांधी जी बहुत जगह गांव में जाके लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उनको एजिटेट कर रहे थे। और इस समय जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उसने एक अलग कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था फॉरेन क्लॉथ बाइकॉट कमेटी। तो यही था कि हमें फॉरेन क्लॉथ को बाइकॉट करना है, मतलब पब्लिक बर्निंग करनी है उसकी। तो ये जो गांधी जी ने भी इसे इनिशिएट किया, इस कैंपेन को मार्च 1929 में इन्हें कलकत्ता में इन्होंने किया और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके चलते ऑल ओवर द कंट्री ये चीजें शुरू हो गई, क्लोथ्स को ये करना, बोनफायर में जलाना। अदर जो इम्पोर्टेंट हुआ जो 1929 में मिरर कंस्पिरेसी केस में, जहाँ पे उन्होंने कोर्ट में बम फेंका था, नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दास। तो ये भी काफी चीजें एजिटेट कर रही थी लोगों को, पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई हो चुका था। अब हम देखिए जो ब्रिटेन में क्या चल रहा था। तो इंग्लैंड में अब पावर में आ चुकी थी जो माइनॉरिटी लेबर पार्टी थी, उसका नाम उसके अंदर जो ये थे, उसके लीडर थे, उसके नाम था रैमसी मैकडोनाल्ड्स। वो मई में आ चुके थे। और इधर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अब बदल के कर दिया गया था वेज वुड बेन। बात करें जब इरविन के डिक्लेरेशन की, तो इसने 31 अक्टूबर 1929 में इसने अपना डिक्लेरेशन दिया। इसने साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले ही अपना डिक्लेरेशन दिया। तो लॉर्ड इरविन ने एक्चुअली में ये सिंपैथाइजर था लेबर गवर्नमेंट का, तो कंजर्वेटिव वाले जो आइडियाज थे अब तो इसके अंदर थे नहीं। तो इनका था कि हमें किसी तरह जो ब्रिटिशर्स का है उसको फेथ को रिस्टोर करना है इंडिया में। तो इसके लिए उन्होंने अक्टूबर 31 1921 को एक ऑफिशियल कम्युनिक इंडियन गैजेट में पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटेंशंस है जो प्लेस किए गए थे 1990 में, और उन्होंने कहा कि हाँ उसमें कुछ डाउट्स हैं और जो उसके इंटरप्रिटेशन में है हम उसको लुक आउट करेंगे। और एक और चीज थी कि उन्होंने कहा कि हाँ हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई कि इस डेट को हम ये करेंगे। और उसने ये भी कहा, लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलेगी इंडियन लीडर्स के साथ, और जब साइमन कमीशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद। अब ये हुआ कि एक दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया गया 2 नवंबर 1929 को। जितने भी लीडर्स थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखे। अगर राउंड टेबल हो रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस, तो उसमें डिमांड था, पहला डिमांड ये था कि आपको उस पर ये डिटरमाइन नहीं करना है कि आपको कब और कैसे डोमिनियन स्टेटस देना है, आपको इमीडिएटली साइन करना है कि हाँ ये डोमिनियन स्टेटस हम दे रहे हैं। दूसरी चीज कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की गठन करना होगा, वो आप करवाएंगे। आपको इस बेसिस पे नहीं करना है कि डोमिनियन स्टेटस देना है नहीं देना है, कब देना है, इस पे आपको डिस्कशन नहीं करना है। आपको बस इमीडिएटली ये लिख के देना है कि हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस जो है उसकी मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होगी कॉन्फ्रेंस में। तीसरा ये था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और पॉलिसी ऑफ कंसिडरेशन, उनको एमनेस्टी दी जाए। और गांधी जी और मोतीलाल नेहरू ये दोनों पहुंचे लॉर्ड इरविन के ऑफिस में, अराउंड ये पहुंचे दिसंबर 1929 में। तो उस समय ही इसको ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और लॉर्ड इरविन के
वहाँ पे एक बॉम्ब का धमाका भी होता, लेकिन ये बच गया था। ये चंद्रशेखर आज़ाद ही किए थे, प्लानिंग था उनका। तो ये पहुंचा, लेकिन ये लॉर्ड इरविन ने सीधे मुंह पे ही कर दिया, ना भाई ये नहीं होगा, हमको साला बम गिरवा के करे और तुम लोग की दिल्ली में मैनिफेस्टो तुम्हारे पास करें। ऑफिस से निकाल दिया इन दोनों को। तो मोतीलाल दोनों बाहर आए। अब तो भाई एकदम ये भी ताव में आ गए ये लोग, भाई अब तो हम करेंगे रेवोल्यूशन। अब शुरू होता है असली बवाल, लाहौर कांग्रेस और पूर्ण स्वराज। लाहौर का सेशन होता है 1929 में, अराउंड ये होता है दिसंबर में। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में अराउंड 19 में से जो 15 लोग रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाने के लिए, अपोज किए होते हैं। लेकिन गांधी जी के कहने पर, उनके बैकिंग के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और मेन चीज यही था, क्योंकि एक जो चीज थी, वो जानते थे कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो गोल है, वो जवाहरलाल नेहरू इसके मतलब मेन लीडर तो यही थे। तो जो यूथ का अपसर्ज था ड्यूरिंग एंटी साइमन कैंपेन, वो काफी सक्सेसफुल था जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में। तो नेहरू को डिक्लेयर किया गया प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए। उन्होंने वहां पे अपना एक स्पीच दिया भारी भरकम। उन्होंने कहा, वी हैव नाउ एन ओपन कॉन्स्पिरेसी टू फ्री दिस कंट्री फ्रॉम द फॉरेन रूल एंड यू कॉम्रेड्स ऑल योर कंट्रीमैन एंड द कंट्री वुमेन आर इनवाइटेड टू ज्वाइन। उन्होंने कहा कि मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ, और मैं कोई भी किंग और प्रिंसेस में बिलीव नहीं करता हूँ, और हम बिलीव करते हैं लिबरेशन में, और हमें लिबरेट करना है तो एक मास मूवमेंट करने की जरूरत है। मास मूवमेंट तभी पीसफुल होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइज रिवोल्ट होगा तब ये पीसफुल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेजर डिसीजन लिए गए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, लाहौर सेशन में। पहला लिया गया कि हम राउंड टेबल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होंगे उसको बायकॉट करेंगे, और यहाँ तक कि कहा कि पहला कि राउंड टेबल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस है उसको बायकॉट करना होगा। अब उन्होंने इसमें अनाउंस किया था कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। जो नेहरू रिपोर्ट में डुमनी स्टेटस वाला चीज दिया गया था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब कहा गया है कि अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस कांग्रेस लेके रहेगी, यही हमारा एम है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये भी ऑथराइज किया कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसमें हम पेमेंट, टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, और जितने भी मेंबर्स है लेजिस्लेचर्स के सब वहां से एक्सक्लूड होंगे, निकल उनको रिजाइन करना होगा। और 26 जनवरी 1930 को यह डेट फिक्स किया गया कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे होगा, और इसे सब जगह सेलिब्रेट किया जाएगा। इसे स्वराज डे भी बोलते हैं। और 31 दिसंबर 1929 को रात में के समय में रावी नदी के किनारे पे एक नया एडॉप्टेड ट्राई कलर था, मतलब तिरंगा फहराया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वहां पे स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन्स लगाए गए। 26 जनवरी 1930 को जो इंडिपेंडेंस प्लेज लिया गया, एक्चुअली में कहा जाता है वो ड्राफ्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो जितने भी गांव पब्लिक मीटिंग्स उसमें झंडे फहराए गए, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। जैसे पहला कि हमारा राइट है इंडियंस का फ्रीडम का। उसके बाद से यही कि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया है, डिप्राइव किया है, हमें कमर्शियली, पॉलिटिकली और कल्चरली बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया है। और उन्होंने इकोनॉमिकली हमारे जो रेवेन्यू रियून किया है बाई हाई रेवेन्यू, विलेजेस इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और कोई भी सब्स्टिट्यूशंस नहीं है उसके। करेंसी एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहा था कि उसने कहा कि वी होल्ड इट अ क्राइम अगेंस्ट अ मैन एंड अ गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। We will prepare for the complete independence by the withdrawing as far as possible all voluntary association from the British government, and will prepare for the self-disobedience to the non-payment of taxes. By this end, for this inhuman rule is assured, we will carry out the Congress instruction for the purpose of establishing the Purna Swaraj. 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस प्लेज के बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने ये 11 डिमांड्स रखे गए। इसमें जो जनरल इंटरेस्ट में डिमांड थे, पहला कि जो भी एक्सपेंडिचर आप आर्मी और सिविल सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं उसको 50% कर दो। 100 रुपये लगा रहे हो तो 50 रुपये लगाओ, 1000 लगा रहे हो तो 500 लगाओ। और टोटल प्रोहिबिशन का टोटली प्रोहिबिट करो। उसके बाद से कैरी आउट रिफॉर्म्स, उन्होंने कहा था कि आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, सीआईडी डिपार्टमेंट पे। और यहाँ तक कि आप जो आर्म्स एक्ट का है उसमें चेंजेस लाओ,
और इसका जो इस्वेंस है और उसका पॉपुलर कंट्रोल कि हम किसी सबको लाइसेंसेस को कंट्रोल किया जाए और उसको आर्म्स के लाइसेंसेस हर किसी को दिया जा सके। रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उसे रिलीज करो। और छठा था कि पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट किया जाए। अगर हम बोर्गियोजिस डिमांड्स देखें तो पहला कि रिड्यूस जो रुपये स्टेरलिंग का एक्सचेंज रेशियो था उसे आप रिड्यूस करो। ये था 1:4D था। और उन्होंने कहा कि आप टेक्सटाइल प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस करो और रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियन, जो इंडियंस के लिए जो कोस्टल शिपिंग है उसको रिजर्व किया जाए। कुछ पीजन जो डिमांड्स थे किसानों के कि जो जितने भी लैंड रेवेन्यू हो उसको 50% कट किया जाए। और 11वां जो था वो था कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए और गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है सॉल्ट पे उससे ख़त्म की जाए। लेकिन ऐसे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया इस डिमांड के अगेंस्ट। तो उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम लोग सॉल्ट बनाएंगे और इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करेंगे। अब डांडी मार्च पे आए। जैसे कि प्रॉब्लम ये हुआ कि सॉल्ट को चूज किया, क्या है कि सॉल्ट ऐसे सस्ते में मिल जाता था, फिर भी ये एक चीजें थी जो मतलब एक मतलब जुड़ा हुआ था कि सॉल्ट बहुत सस्ता भी था लेकिन उस पर टैक्सेस लगते थे और ये मोनोपोली थी गवर्नमेंट की। डिस्पाइट इसके, जैसे कि खादी है, खादी तो काफी मतलब महंगा था, स्टिल जो सॉल्ट था उसे काफी लोग रिलेट कर सकते थे, बहुत ग्रीवेंसेस भी सॉल्ट से रिलेटेड मिला था। तो उसके बाद से गांधी जी ने ये कहा कि हम डांडी मार्च शुरू करेंगे। ये डांडी मार्च इन्होंने मार्च 12 से शुरू किया, 12 मार्च से लेके अप्रैल 6, 1930 में इन्होंने शुरू किया। तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने इन्फॉर्म किया वायसराय को कि हम जा रहे हैं लाठी लेके नमक बनाने समुद्र में। उन्होंने अपने 78 मेंबर्स के साथ आश्रम से निकले, जो गुजरात के विलेजेस थे उसे होते हुए 40 मील की दूरी इन्होंने तय की थी। उसमें उन्होंने कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने जितने भी लोग थे कि पहला कि जहां भी हो सके आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करो, मतलब सॉल्ट लॉ जहाँ जो तोड़ सकते हो उसको, सॉल्ट लॉ को वहाँ पे बस स्टार्ट करो। जितने भी फॉरेन लिकर और क्लोथ शॉप्स हैं उसे आप लूट लो। कहीं भी आपको टैक्सेस नहीं देने हैं, आपको रिफ्यूज करना है। लॉयर्स जो हैं वो अपने प्रैक्टिसेस को गिव अप करें और पब्लिक बाइकआउट करें लॉ कोर्ट को, और कोई भी तरह का लिटिगेशन नहीं करना है, उन्हें रिफ्रेन करना है उससे। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो अपने पोस्ट से रिजाइन करें। और उन्होंने कहा था कि ओनली ट्रूथ और नॉन वायलेंस से ही हम अटेंड कर सकते हैं स्वराज को। और लोकल लीडर्स को भी कहा गया कि वो गांधी जी के इस चीज़ों को ओबे करेंगे डिस्पाइट अगर गांधी जी का अरेस्ट हो जाता है। फिर भी जो हिस्टोरिक मार्च है वो शुरू होता है 12 मार्च से और ख़त्म होता है 6 अप्रैल को ख़त्म होता है। और जो ये वायलेशन था ऑफ द, ये दिखा गया एज सिंबल ऑफ इंडियन पीपल्स resolve not to live under the British made laws, therefore under the British rule। गांधी जी ने ओपनली लोगों से कहा कि आप सॉल्ट बनाओ, समुद्र के जो पानी है, और अपने घरों में लेके जाओ, इस तरह से आप वायलेट कर सकते हो सॉल्ट लॉ को। और बहुत सारे न्यूज़ पेपर में से कवर किया गया। अराउंड 300 विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन किए गांधी जी की अपील पे, और कांग्रेस वर्कर काफ़ी इंगेज हुए ग्रास रूट लेवल पे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के रूप में। अब जब देखें कि स्प्रेड ऑफ सॉल्ट लॉ का जो डिसोबीडियंस है वह ये क्या, अप्रैल 1930 में नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को अराउंड 4 मई 1930 को तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो रेड करेंगे जो धारसेना साल्ट वर्क्स हैं जो वेस्ट कोस्ट पे है, वहाँ पे वो रेड करेंगे। तो इसको लेके जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। और इसके बाद मासिव प्रोटेस्ट हुए बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, सोलापुर में, और काफ़ी फायर्स थे ये सब चीज़ें। इस टाइम में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने सैंक्शन किए पहला कि कोई भी रायतवाड़ी एरियाज है वहाँ पे आपको रेवेन्यू नहीं देना है, चौकीदारी टैक्स नहीं देना है जमींदारी एरियाज में, और जितने भी फॉरेस्ट लॉ हैं सेंट्रल प्रोविंसेस में आप उसको वायलेट करें। अब देखते हैं कि सत्याग्रह डिफरेंट प्लेसेस में कैसे होता है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है।
हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे सी राजगोपालचारी ने एक ऑर्गेनाइज किया था मार्च त्रिचुनपोली में या तिरुचिपल्ली में अराउंड अप्रैल 1930 में। और तो इन्होंने मार्च जो था वो त्रिचुनपली से वेदारण्यम जो तंजौर में था, जिसे अभी हम थंजौर भी कहते हैं, वहाँ तक इन्होंने मार्च शुरू किया और वहाँ था कि हम कोस्ट पे जाएंगे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। इवेंट काफ़ी मतलब फॉलोड किया गया, वाइड स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ जो शॉप्स थे उसको लूट लिए गए, एंटी लिकर कैंपेन शुरू हो गया। जितने भी इंटीरियर रीजन थे जैसे कोयम्बटूर, मदुरई, बिराधनगर, सब जगह पे लूटिंग शुरू हुई। राजा जी कोशिश किए कि नॉन वायलेंट हो, लेकिन वायलेंस रहा। और चुलाई मिल्स जो स्ट्राइक थे उसमें पुलिस फोर्सेस ने काफ़ी यूज़ किए गए और जितने भी अनएम्प्लॉयड वीवर्स थे उन्होंने अटैक किया लिकर शॉप पे, पुलिस पिकेट्स पे। तो ये सब चीज़ें हुई जो सी राजगोपालचारी के लीडरशिप में तमिलनाडु में हुई। अब अगर हम आते हैं मालाबार में, तो मालाबार वहीं केरला वाला रीजन, तो वहाँ पे थे के केलप्पन, ये एक नायर कांग्रेस लीडर थे। इनका जो सत्याग्रह था उसका नाम था वाइकम सत्याग्रह। और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सॉल्ट मार्च, इन्होंने भी किया था। और जो पी कृष्ण पिल्लई थे वो फ्यूचर फाउंडर थे केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट के। उन्होंने हीरोइकली डिफेंड किया नेशनल फ्लैग को जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी कालीकट बीच में अराउंड नवंबर 1930 में। आंध्रा रीजन में बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सॉल्ट मार्चेस ऑर्गेनाइज किए गए थे, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट जो गोदावरी थे, कृष्णा, गुंटूर। और यहाँ पे नंबर ऑफ मिलिट्री स्टाइल कैंप थे जिसको बोलते थे सीबी राम्स, ये सेटअप किए गए थे। ये एक हेडक्वार्टर्स थे साल्ट सत्याग्रह के। तो पूछा जा सकता है कि ऐसे सीबी राम्स क्या थे। तो सीबी राम्स एक्चुअली में आंध्रा रीजन में एक तरह के हेडक्वार्टर थे मिलिट्री स्टाइल कैंप्स के, जो सॉल्ट सत्याग्रह के लिए बनाए गए थे। बहुत सारे मर्चेंट्स भी इसमें कंट्रीब्यूट किए जो कांग्रेस के फंड में। और डोमिनेंट जो कास्ट थे कामा और राजू, उन्होंने जो रिप्रेसिव मेजर्स थे उससे डिफाइड किया, उन्हें उसके अगेंस्ट आवाज लगाई उन्होंने। मास सपोर्ट जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम में था वैसा इधर नहीं मिला आंध्रा रीजन में सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे गोपाल बंधु चौधरी थे, वो एक गांधीयन लीडर थे। और उन्होंने अराउंड ये जो बालासोर था, कटक और पुरी वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह हुए। आसाम की बात करें तो यहाँ पे उतना देखने को नहीं मिला, वो मतलब एक इंथुजियाज्म था उनकी थी, क्योंकि एक तो चीज़ थी कि जो असामीज और बंगालीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे और जो हिंदूज मुस्लिम, तो काफ़ी विद इन द आसाम था। तो डेंसली पॉपुलेटेड था बंगाल, तो मुस्लिम पेजेंट्स भी थे इसमें। हाउएवर वहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टूडेंट स्ट्राइक हुआ अगेंस्ट जो कनिंघम ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसका नाम था कनिंघम सर्कुलर, जिसने स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में आने से ये कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, बैन कर दिया गया था मई 1930 में। तो उस समय थे चंद्रप्रभा सैकानी। दिसंबर 1930 में उन्होंने कछारी विलेज में फॉरेस्ट लॉ तोड़ा। और हाउबर लेकिन उन्हें असम के कांग्रेस लीडरशिप में डिनाइड कर दिया गया, उन्हें ऐड नहीं किया गया, जो ये थे चंद्रप्रभा सैकानी, जिन्होंने कछारी विलेज में फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया था। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल कांग्रेस जो था वो पहले ही हमने पढ़ा था कि दो फैक्शन में बढ़ गया था, कि सुभाष चंद्र बोस थे दूसरा, और वो लोग का जो इलेक्शन था उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो ये जो कलकत्ता के भारदोलक लीडर्स तो एलिनेट हो चुके थे, जो रूलर मास के थे। और कम्युनल राइट्स भी काफ़ी हुए थे ढाका में और किशोरगंज में, तो इसीलिए बहुत मुश्किल था इस मूवमेंट में। और जिस जो अरेस्टेस हुए वो तो बंगाल से ही हुए। और अमाउंट ऑफ वायलेंस भी आरामबाग और बहुत सारे ऐसे रूरल पॉकेट्स हैं जिसने मूवमेंट का एक क्या बोलते हैं इंटेंसिटी दिखती है। और इसी तरह जो चितगांव रिवोल्ट ग्रुप है उसने वो अपनी जो भी उनकी एक्शन है उन्होंने
इस समय एक्टिव थे वो लोग। तो बंगाल में वही, बंगाल में उतना नहीं था, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या बंगाल के लोग मतलब पूरी शिद्दत से थे? तो नहीं, क्योंकि उस समय कलकत्ता कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा था। बहुत सारे लोग जो लीडर थे कलकत्ता भारदोलक के रूरल मासेस है, तो काफ़ी एलिनेटेड हो गए थे। और दूसरा चीज़ ये था कि बहुत सारा इसमें जो मुस्लिम्स थे काफ़ी एलिनेट हुए थे, काफ़ी कम्युनल राइट्स पे हुए थे। मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था बंगाल में। और एक तो थी बंगाल कांग्रेस भी बढ़ चुका था, एक जो सुभाष चंद्र बोस और जेम्स सेनगुप्ता। अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में अगर बात करें तो चंपारण और सारण दो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं सार सत्याग्रह के। क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक था, तो इसमें सॉल्ट का मैन्युफैक्चर करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे कोई ये होगा, क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया होगा, तभी तो आप लॉ को तोड़ सकते हो। तो पटना में नाखस पॉन्ड था, एक पॉन्ड को चूज किया गया कि वहाँ पे साइड पे हम पहुंचेंगे और ब्रेक सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। तो उस समय अंबिका कांत सिन्हा ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसको, और ये नखास पॉन्ड के पास इन्होंने पहुंचा और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। उस समय ज्यादा ये था कि सॉल्ट सत्याग्रह मेनली चौकीदारी टैक्स पे, जो समय चौकीदारी टैक्स लगता था, तो वहाँ पे जो बिहारी थे वो इसे ये कर दिए कि हम नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। तो नवंबर 1930 में अराउंड अब बिहार में देखोगे तो जितने भी फॉरेन क्लोथ के जो सेल थे, लीकर था, डिक्लाइन हुआ। और बहुत सारी जगह पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोलैप्स कर गया। जैसे कि वहाँ पे एक बरही रीजन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्राइबल बेल्ट था जो झारखंड साइड में आप देखते, तो वहाँ पे भी लोअर क्लास में बोंगा माझी और सोमरा माझी वो काफी थे। उन्हें एक मूवमेंट हजारीबाग में शुरू की। तो एक्चुअली में था ये एक तरह का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, जैसे संस्कृताइजेशन के बेस पे। और यहाँ पे इनके फॉलोअर्स ने कहा मीट और लिकर छोड़ दो, खादी यूज करो। लेकिन फिर भी रिपोर्ट किया गया कि कुछ संथाल्स हैं जो अभी भी इलीगल डिस्टिलेशन कर रहे हैं लिकर का लार्ज स्केल पे गांधी जी के नाम पे। और यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व ये किया गया कि मोस्ट ऑफ द जमींदार थे वो काफी अभी भी गवर्नमेंट के लॉयल थे, और स्मॉल लैंड लॉर्ड या फिर बेटर ऑफ जो टेनेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में। लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार थे वो तो भाई गवर्नमेंट के साइड में ही थे। और लोअर क्लास की एक मिलिटेंसी इसमें हमको देखने को मिलती है। अगर हम पेशावर में है जो पाकिस्तान में अभी है, तो वहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उन्होंने एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म शुरू किया। जो वहाँ पे पठान्स थे उनको पॉलिटिसाइज किया गया। और गफ्फार खान को ऑल्सो हम बादशाह खान बोलते हैं या फिर फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। उन्होंने पहला पश्तो पॉलिटिकल मंथली पख्तून को चालू किया, और उन्होंने एक वॉलंटियर ब्रिगेड भी चालू किया, इसका नाम था खुदाई खिदमतगार। और बेसिकली वो लाल शर्ट पहन के घूमते थे, और इसलिए उनको रेड शर्ट्स भी बोलते थे। और उनका काम यही था, उनको प्लेजिंग दी गई थी कि आपको नॉन वायलेंट रहना है और फ्रीडम स्ट्रगल में आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब आते हैं 23 अप्रैल 1930 को। तो बहुत सारे अरेस्ट होते हैं कांग्रेस लीडर का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और वहाँ पे एक मास डेमोन्स्ट्रेशन होता है पेशावर में। और एक हफ्ते के अंदर और मई 4 तक जाके वो ऑर्डर रिस्टोर हुआ। मतलब कि पेशावर में काफ़ी एक रिवोल्ट वैसे काफ़ी अनस्टेबल हो गया था सीन। तो पेशावर में मास डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद तो रिस्टोरेशन मई 4 में आ गया। और उसके बाद से बहुत सारे रेन ऑफ टेरर देखने को मिले, मार्शियल लॉ लगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन था गढ़वाल राइफल सोल्जर का, उसने जो अनआर्म्ड क्राउड था उस पर फायर करने के लिए मना कर दिया, कहा कि हम फायर करेंगे नहीं। अराउंड 92% पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम की, उसने पॉपुलेशन ने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया जो ये था आर्मी में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी नर्वस हो चुकी थी। अगर हम सोलापुर की बात करें तो एक्चुअली में इंडस्ट्रियल टाउन था, साउदर्न जो महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे जो रिस्पांस था, सबसे खतरनाक रिस्पांस यहीं पे था जब गांधी जी का अरेस्ट हुआ। जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो हड़ताल पे चढ़े गए 7 मई से। और उन्होंने जितने और रेजिडेंट थे वो लिकर के शॉप जला रहे थे। और जितने भी जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के सिंबल्स थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन,
या फिर जो भी म्युनिसिपल बिल्डिंग्स हैं उसको भी उड़ा, और उन्होंने एक वर्चुअल फेडरल गवर्नमेंट अपना स्टैब्लिश कर चुके थे सोलापुर में। और एक डिसलॉज हुआ मार्शल लॉ। अब धारसना में आते हैं। धारसना जो 21 मई यानी सरोजनी नायडू, इमाम साहब और बेटे थे, इन्होंने अनफिनिश्ड ये है कि जो धार सेना में जब गांधी जी ने प्लान किया था कि धार सेना में रेड करेंगे, वहाँ पे जो साल्ट वर्क्स जो कंपनी थी उस पे, उसको पूरा किया जाता है सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल जो गांधी जी के बेटे थे। ये 21 मई 1930 को धार सेना में पहुंचते हैं वहां पे, और जो अनफिनिश्ड टास्क है उसको पूरा करते हैं धार सेना सॉल्ट वर्क्स पे। वहां पे ब्रूटली लाठी चार्ज होता है और 2 लोग मारे जाते हैं और अराउंड 320 लोग उसमें घायल होते हैं। और ये सब जो फॉर्म ऑफ न्यू फॉर्म जो था 60 सत्याग्रह का, और जगह जैसे वडाला में भी, कर्नाटका में साल्ट वर्क था, वहां पे ऐसे ही रेड किया गया। आंध्रा में, मिर्जापुर में, बालासुर में, पुरी, कटक और गुजरात की बात, तो यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो फीलिंग है वो हमें आनंद, बोरसाड और याद एरियाज जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मिलते हैं। बारदोली में देखने को मिलते हैं। जम्बूसार भरूच डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक नो टैक्स मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जो किसान थे वो बोलते थे कि हम भाई लैंड रेवेन्यू पे ही नहीं करेंगे, और विलेजर्स जो थे वो बॉर्डर फान के भाग जाते थे उधर, नेबर वाले प्रिंसली स्टेट बड़ौदा वाले। इसी तरह पुलिस रिप्रेशन से बचने का सब लोग इधर उधर भागते थे, और पुलिस उसके बदले में क्या करती थी, उनकी प्रॉपर्टी केट कर लेगी। और बात करें महाराष्ट्र कर्नाटक, तो यहाँ पे बस वही कि अधिकतर फॉरेस्ट है साइड में, तो वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट लॉज हैं उसको ये नहीं किया जाता था, पालन नहीं किया जाता था। ये ग्रेजिंग को लेके हैं या टिम्बर का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, और पब्लिकली सेल करते थे जितने भी इलीगल फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यूपी ऐसे भी, यूपी भी तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट ही था, तो यहाँ नो रेंट कैंपेन चलता था। टीनेंट्स को एक कॉल दिया गया कि आप जमींदारों के साथ वहाँ पे, तो जमींदार तो ऐसे भी लॉयली, तो बहुत सारी चीजें हुई जहाँ पे पिकिंग भी हुई, जैसे कि अक्टूबर 1930 में खासकर आगरा लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा हुआ में। तो वहाँ पे एक औरत थी जिनका नाम था रानी गैडिनीलू, नागा स्प्रिट, और उनके जो कजन थे हैप्यू जुदांग। तो ये लोग मणिपुर में, और इन्होंने होल्ड किया, उन्हें कहा था वी आर फ्री पीपल ओवर अस। तो एक्चुअली में ये मूवमेंट था ट्रेडिशनल के बाद में फ्रीडम स्ट्रगल का रूप ले लिया। कम्युनिस्ट रिलीजियस मूवमेंट था एक्चुअली में, जो बाद में पॉलिटिकल लोग हैप्यू जैदोंग को पकड़ लिया और उसे फांसी दी चार्ज ऑफ ट्रीजन में 1931 में, और खोजा गया। ये मिली अक्टूबर को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। जब इंटेरियर 1946 में उनको रिलीज किया गया तूरा जेल से। में जो मास मोबिलाइजेशन थे, तो बानर सेना, मंजरी सेना, मैजिक लैंटेन शो, इस तरह की चीजें ताकि मास को मोबिलाइज किया जा सके। अगर हम इस मूवमेंट की तो मास पार्टिसिपेशन में चढ़ के भाग लिया। गांधी जी ने खुद बोला था वीमेंस को कि भाग लीजिए, तो इंडियन वीमेंस के लिए एक बहुत ही एक था एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्हें पब्लिक स्पेयर में एक एंट्री मिली। इन्होंने जो लीगर शॉप है उसको चला दिया। स्टूडेंट की बात तो काफी इनका भी एक बहुत बड़ा रोल, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन में था, और फॉरेन क्लोथ का और लिकर का। जब मुस्लिम्स की लीडर्स ने वहां पे जो 1920 में जैसा देखने को तो नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लीडर तरह की चीजों में भाग लिया जाए, जिसके कारण से हमें देखने को मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम वेस्ट फ्रंटियर पार्ट है, वहां पे हमें एक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। मुस्लिम पार्टिसिपेशन की बात करें तो काफी सिग्निफिकेंट, त्रिपुरा, गैबंधु, बंधा, नोयाखोली, इन सब एरिया में काफी को मिलता है। और अगर हम बात करें जो थी बिहार में या लखनऊ में, तो वो भी अच्छा इफेक्टिवली मोबिलाइजेशन वहां पे भी हुआ था। अगर मर्चेंट और ट्रेडर्स की बात करें तो ये काफी अच्छे से इन्होंने किया था। बाइकॉट एसोसिएशन भी थे, कमर्शियल बॉडीज थी, काफी एक्टिवेटेड थी इम्प्लीमेंट करने में बाइकॉट का जो रूल था। ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स अधिकतर सेंट्रल प्रोविंस से काफी एक्टिव थे। वर्कर्स की बात करें तो मद्रास और सोलापुर में, और पीजेंट्स की बात और गुजरात, यहाँ पे पीजेंट्स काफी एक्टिव थे इस मास पार्टिसिपेशन में।